हेलो दोस्तों, आई एम विजेंद्र चौहान और आपका स्वागत है प्लीज सिट डाउन में। हम लोग जब स्पीकिंग एंगेजमेंट्स में होते हैं, जब हमें किसी पब्लिक स्पीकिंग को करना होता है और हम मंच से उतर कर आते हैं, तो उसके बाद यह जानने का कि हमारा कुल मिला के ये इवेंट कैसा रहा, हमारे पास जो सबसे सही तरीका होता है जिस बारे में स्पीकर से एक दूसरे से बात करते हैं, या मसलन मान लीजिए मैंने किसी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट से वापस आया हूँ और उसके बाद मैं घर फ़ोन कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि इवेंट कैसे गई, तो उसका जो क्राइटेरिया आमतौर पर हम लोग बनाते हैं वो ये कि उसके बाद कैसे सवाल पूछे गए, इंटरैक्टिव सेशंस में किस किस्म के क्वेश्चंस हुए और उनको कैसे एड्रेस किया गया। आपका स्वागत है इस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में, जिसके बारे में आपको पता है कि हम लोग पहले 4 मॉड्यूल कर चुके हैं और यह 5वां मॉड्यूल है जिसमें हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। हम ये समझने वाले हैं कि किसी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में या किसी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में या किसी पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी में क्वेश्चन आंसर्स का क्या महत्व है और उसे कैसे हैंडल किया जाता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी कम्युनिकेशन जब तक एक तरफा कम्युनिकेशन है वो केवल मन की बात है। असल में कम्युनिकेशन जो है वो प्रभावी तब बनता है जब उस कम्युनिकेशन में दूसरा पक्ष, जो अब तक श्रोता पक्ष था, वह शामिल होता है। इसलिए किसी भी डिबेट में, किसी भी चर्चा में, किसी भी सेशन में, पब्लिक स्पीकिंग सेशन में क्वेश्चन आंसर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अगर आपने पिछले 4 मॉड्यूल्स को देखा है जिसमें हमने इस बात को समझा है कि आपके भय क्या होते हैं, आपका स्टेज फियर क्या है, आपको भाषा को लेकर क्या परेशानी होती है, वर्बल टिक्स को लेकर क्या परेशानी होती है, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग में जिस समय आप बोलते हैं उस समय क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इन्हें अब तक के 4 मॉड्यूल्स में हमने विस्तार से डिस्कस किया। लेकिन कोई भी पब्लिक स्पीकिंग एक्सरसाइज तब तक पूरी नहीं होती जब तक ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। इसका मतलब है जो Q&A सेशन है, स्कूल और कॉलेज की डिबेटिंग में इसे इंटरजेक्शंस कहा जाता है। वक्ता ने अपनी पूरी बातचीत बोल दी और उसके बाद श्रोताओं की तरफ से कुछ सवाल आए, उन सवालों को कैसे हैंडल किया गया इसका भी मूल्यांकन इन प्रतियोगिताओं में किया जाता है। लेकिन प्रतियोगिताओं को छोड़ दें, आप तो पब्लिक स्पीकिंग डिबेटिंग या डिबेट कॉम्पिटिशंस के लिए नहीं सीख रहे हैं ना। आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं कि आप अपने कामकाज में, आप अपनी तैयारी में, आप अपने इंटरव्यू में, इन सब जगहों पर जब क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे तो कैसे एड्रेस करना है और उसका क्या महत्व है। आज का मॉड्यूल, आज की हमारी ये जो कक्षा है, आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये इसी बात पर फोकस्ड है। हमें ये समझना है कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपका वक्तव्य और उसके बाद की बातचीत अनरिलेटेड चीजें नहीं है। आज का जो यह चर्चा है, इस चर्चा में हम जो समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि प्रश्नोत्तर वाले हिस्से को हम कैसे हैंडल करेंगे। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग के शुरुआती फियर्स के बारे में बताया था, तब बताया था कि कैसे मंच पर जाने का भय, भूल जाने का भय या फिर डिस्ट्रैक्शंस का भय, वह भय था जिसकी वजह से अधिकांश लोग पब्लिक स्पीकिंग से बचते हैं। लेकिन एक अन्य वजह जिस वजह से पब्लिक स्पीकिंग से लोगों को डर लगता है, भय लगता है, वह यह है कि वे ऑडियंस के सामने इस फेलियर से डरते हैं कि वक्तव्य तो चलिए आपने तैयारी की और वहां जाकर बोल दिया, लेकिन जब आप पर सवाल पूछे जाएंगे तो उन सवालों का उत्तर अगर आप न दे पाए तो कहीं श्रोता ये ना मान लें कि केवल रट्टू तोता है, रट कर आया और बोल दिया। इसमें क्या है, जब तक आपने सवाल नहीं हैंडल किए और उन सवालों को लेकर संतुष्ट नहीं किया, तब तक आपका वक्तव्य सफल नहीं माना जा सकता। हमने पिछले
जो वीडियोस हैं, और आप जानते हैं वीडियोस को आप इस चैनल पर देख सकते हैं, उसमें और भी कई पद्धतियां आपको बताई हैं इन फियर्स को हैंडल करने की। उन्हें आप प्लीज देखिएगा। मसलन हम लोगों ने आपको बताया कि कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कैसे आपके सांस का सामान्य होना बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो अब हम सीधा चलते हैं। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को अंत तक देखने की, ताकि आप इस क्वेश्चन आंसर्स की जो आर्ट है, ये जो कला है, इसे समझ पाएंगे। सबसे पहले तो हम यह समझें कि किसी वक्तव्य में क्वेश्चन आंसर सेशन में सबसे बुरा क्या होता है। सबसे बुरा यह नहीं है कि कोई सवाल पूछा गया और आपको उसका सटीक उत्तर उस समय नहीं आया। सबसे बुरा यह भी नहीं है कि आपसे कोई सवाल पूछा गया और उसका जो उत्तर आपने दिया उससे वह श्रोता जिसने के सवाल पूछा था या सामान्यतः श्रोता मंडल सहमत नहीं हुआ, उसने उसे स्वीकार नहीं किया, संतुष्ट नहीं हुआ। ये स्थितियां ऑकवर्ड हैं, ये स्थितियां थोड़ा सा परेशान करती हैं, लेकिन ये सबसे बुरी स्थितियां नहीं। सबसे बुरी स्थिति है जब आपने वक्तव्य दिया, उसके बाद आपने सवाल आमंत्रित किए और कोई सवाल पैदा नहीं हुए। क्योंकि केवल दो स्थितियों में कोई सवाल पैदा नहीं होंगे। पहला तो आपने वाकई इस पूरे के पूरे सभागार को, जो भी आपकी ऑडियंस है, उसको पूरी तरह से मुतमईन कर दिया, पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। उनके तमाम सवालों को पहले ही आपने संबोधित कर दिया, जो कि असंभव है। क्योंकि एक अच्छा वक्तव्य, आपको याद होगा हमने बताया था, उन्मादी नहीं बनाता। अच्छा वक्ता वो नहीं है जो फॉलोअर्स पैदा करे। अच्छा वक्ता वह है जो सोचने पर मजबूर करे, विवेकशील बनाए। और एक विवेकशील श्रोता समुदाय सवाल पूछता है। तो आपके वक्तव्य में यह क्षमता होनी चाहिए कि वो सवालों को पैदा कर सके। और दूसरा, आपके वक्तव्य की शैली ऐसी होनी चाहिए कि यह प्रतीत हो कि आप सवालों को वेलकम कर रहे हैं। क्योंकि प्लीज समझिएगा, पब्लिक स्पीकिंग एक बराबरी का संवाद नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग में सभागार की स्थिति ऐसी होती है, किसी भी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट की स्थिति ऐसी होती है जिसमें वक्ता को कोई ऊंचा मंच दिया जाता है, उसे माइक्रोफोन दिया जाता है, उसे मंच पे खड़े होने को कहा जाता है, या कम से कम कमरे की स्थिति ऐसी होती है कि एक तरफ देखकर वक्ता बोल रहा है और बाकी सब लोग वक्ता की तरफ देख रहे हैं। यह एक पावर इक्वेशन पैदा कर रहा है। और इस पावर इक्वेशन का परिणाम यह होता है कि कभी कभी आपके औ में, आपके दबाव में, आपके प्रभाव में सवाल पूछे नहीं जाते। इसलिए वक्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण काम यह होता है कि वह सवाल पैदा करे और सवालों को पूछे जाने का वातावरण तैयार करे, ऐसा लगे कि वह स्वागत कर रहा है सवालों का। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, यानी कि आपके वक्तव्य से प्रश्न उपजे और श्रोताओं ने वह प्रश्न पूछे, तो इसका मतलब है कि आधा काम तो आपका हो गया। अब सवाल आता है एक स्मार्ट हैंडलिंग Q&A सेशन की, क्वेश्चन आंसर सेशन की कैसे की जाए। आपको हैरानी होगी कि जो गलती आपके करने की संभावना ज्यादा है, अधिकांश वक्ता जो करते हैं, वह उत्तर देने में होने वाली गलती नहीं है, वह गलती है सुनने में होने वाली गलती। वक्ता चूंकि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होता है, उसने अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा का कोई वक्तव्य दिया है, जिस कारण उसने अपने उस सभागार में अपनी एक पावर पोजीशन बनाई। इस पावर पोजीशन का दुष्प्रभाव यह होता है कि यह वक्ता जो कि बोलने वाली चीज है, सुनने में कमजोर हो जाता है। उसकी लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग नहीं होती। वक्ता होने के नाते पहला काम जो आपको करना है वह है श्रोता को सम्मान देना, उसके प्रश्न की इज्जत करना और उसके प्रश्न को यह दिखाना कि आपने गंभीरता से सुना है और समझा है। इसलिए जब आपसे कोई वक्ता प्रश्न कर रहा है, लगातार उसकी तरफ देखिए, गैर वर्बल कम्युनिकेशन में अपनी नॉडिंग से, अपनी गर्दन हिलाने के तरीके से उसे यह समझाइए
यह संदेश दीजिए कि आप उसकी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं। हाँ, इसी दौरान आपको उस सवाल को प्रोसेस भी करना है ताकि आप उस उत्तर को तैयार कर सकें। अब आता है आपका रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करने में प्लीज सुनने और बोलने के बीच में एक छोटा सा अंतराल रखिए। यह अंतराल दो काम करता है। पहला, श्रोता को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी बात को ध्यान से सुना गया है और उसको चिंतन मनन के बाद वेल थॉट आंसर दिया जा रहा है। और दूसरी बात, यह आपको अवसर देता है कि आप अपने उत्तर को स्ट्रक्चर कर सकें। क्या करना होता है इस दौरान? जो वक्ता है, जो श्रोता है, जिसने कि सवाल पूछा, प्रश्नकर्ता, उस प्रश्नकर्ता के मूल इंटेंशन को समझना है और अपने उत्तर के शुरुआती वाक्यों में उस इंटेंशन को व्यक्त करना है कि आपका जो सवाल है उससे जो मैं समझ पाया वह यह कि आप ये जानना चाहते हैं। उसके बाद अपने उत्तर को स्ट्रक्चर कीजिए 1, 2, 3, 4 बिंदुओं में। ध्यान रखिएगा, ये पूरा वक्तव्य नहीं हो सकता। किसी प्रश्न का उत्तर एक पूरा वक्तव्य नहीं हो सकता। उसे एक बहुत ही संक्षिप्त, बहुत सारगर्भित तरीके से उत्तर दिया जाना जरूरी है। तो इस तरीके से आप इस उत्तर को तैयार करिए। ध्यान रखिएगा, जब आप अपना सेशन तैयार कर रहे हैं तभी आपको प्रश्नों को भी एंटिसिपेट करना है, उनका पहले से अनुमान लगाना है कि अगर आप ये बात कहने जा रहे हैं और आपका ऑडियंस प्रोफाइल यह है तो स्वाभाविक है कि ऑडियंस के मन में ये सवाल पैदा हो सकते हैं। अगर ये सवाल आएंगे तो मैं इसका उत्तर कैसे दूंगी या दूंगा, यह है आपको पहले से एंटिसिपेट करना है। ध्यान रखिएगा, सवाल जवाब वह हिस्सा है जिस हिस्से में आप अपनी अब तक की जीती हुई बाजी हार सकते हैं। आपने एक अच्छा वक्तव्य तैयार किया था, लेकिन सवाल जवाब के दौरान आप उस विनम्रता को खो बैठते हैं। आप किसी अहम या घमंड या अहंकार में उत्तर देते हैं, तब आपने ये जो जीती हुई बाजी थी इसे खो दिया। मेरी सलाह क्या रहेगी? प्रश्नकर्ता की इज्जत कीजिए और अपने ऑडियंस की समझ को अंडरमाइन मत कीजिए। यह संदेश देने की कोशिश मत कीजिए कि केवल आप ज्ञानी हैं। यह कोई बहुत उचित दृष्टि नहीं है प्रश्नों के उत्तर की। कुल मिलाकर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि प्रश्नोत्तर आपके वक्तव्य पर लगाए गए आरोप नहीं है। क्वेश्चन एंड आंसर किसी भी तरीके से रिजेक्शन नहीं है आपके अब तक के वक्तव्य का, बल्कि आपको इस अवसर का लाभ उठाना है उन बिंदुओं को सामने रख देने के लिए जो किसी वजह से वक्तव्य में, चाहे विषय की सीमा थी, चाहे समय की सीमा थी, जिस वजह से वह वक्तव्य में हैंडल नहीं हो पाए थे। तो इसलिए आपको मोटिवेट करना है लोगों को कि वे सवाल पूछें। अगर आपने पिछले 4 मॉड्यूल्स को ध्यान से देखा है तो आप जानते हैं कि हम लगातार कह रहे हैं कि अगर आप वक्तव्य के दौरान इस प्रक्रिया को, जिसे हम पब्लिक स्पीकिंग कह रहे हैं, इसका आनंद नहीं ले रहे हैं, ऐसा करते समय आप सहज नहीं हैं, अतिरिक्त डिफेंसिव हैं या ज्यादा आक्रामक हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आप सहजता के उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जिस स्तर पर पहुंचने के बाद पब्लिक स्पीकिंग बहुत रिवार्डिंग हो जाती है। इसलिए प्रक्रिया का पूरा आनंद लेना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे इसी रूप में लें। तो आप समझ सकते हैं कि अब तक हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण तरीकों से यह समझने की कोशिश की है कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसका आप वास्तव में लाभ कैसे उठाते। मुझे अक्सर अलग अलग कॉलेजेस, कैंपसेस में पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाना पड़ता है। संभव है आपके कॉलेज में भी आया हूं या आपके शहर में भी आया हूं, और वहां पर जो पब्लिक स्पीकिंग कर चुकने के बाद मैं अपना वक्तव्य दे चुका हूं, जिसका कोई एक विषय होता है, आमतौर पर पहले मुझसे पूछा जाता है कि क्या विषय होगा और उस हिसाब से मैं जो संदेश देना चाहता हूं संदेश को वहां व्यक्त कर चुका हूं।
उसके बाद जब सवाल आते हैं तो मेरे लिए सबसे ऑकवर्ड सिचुएशन वह होती है जब ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है जिसका संबंध मेरे वक्तव्य से नहीं होता। चूंकि ऑडियंस मुझे अन्य जगहों से के कारण भी जानती है, उन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं, उन्होंने मुझे यूपीएससी इंटरव्यूज में, यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज में देखा है। तो मसलन किसी बच्चे ने यही सवाल पूछ दिया कि मैं जो बात करने गया हूं वह तो मान लीजिए मैं इक्विटी पर कहाँ बात कर रहा हूं, डाइवर्सिटी पे बात कर रहा हूं, और ये एक छोटा बच्चा खड़ा होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, पूछता है सर मुझे यूपीएससी की तैयारी कब से करनी चाहिए। अब ये रोचक बात है, उसके लिए यह एक अहम सवाल है। मैं इस सवाल का अपमान भी नहीं करना चाहता, लेकिन यह भी सच्चाई है कि मेरे वक्तव्य से यह जो सवाल है सीधे नहीं जुड़ता। अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि बिना उसको उसकी हेठी किए, बिना उसे बुरा महसूस कराए, पहले या तो अपने वक्तव्य से इस सवाल को जोड़ दूं, संबंध स्थापित कर दूं, या फिर इसके बारे में एक साधारण सा सरल सा उत्तर देकर कि हम इसके बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मामला है। इसी तरीके से यह भी समझिएगा कि आप जिस ऑडियंस में हैं उसकी एक पर्टिकुलर सांस्कृतिक स्थिति भी है। आपसे ये जो सवाल जवाब हो रहा है, ये सवाल जवाब किसी RWA की मीटिंग में हो रहा है, किसी PTA की मीटिंग में हो रहा है, या किसी जैसे जिस तरह के वक्तव्य की मैंने बात की कि आप किसी बड़े समारोह में हैं, किसी कॉलेज के समारोह में हैं और उसमें आप एक मुख्य वक्ता के तौर पे बोल रहे हैं, या ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने अभी पेपर प्रेजेंट किया है। इन सभी स्थितियों की अलग अलग सांस्कृतिक विशिष्टता है, और आपके उत्तर में इस सांस्कृतिक विशिष्टता को और एक तरह की कल्चरल टॉलरेंस को, सांस्कृतिक सहिष्णुता को दिखाना पड़ेगा, तब आपका यह उत्तर जो है सटीक उत्तर होगा। अब कुछ तकनीकें 1 2 3 करके, जिनके तहत आपको अब तक के इस वीडियो को समराइज करना है। पहली बात, सवाल पूछा जाना आपके वक्तव्य की सफलता है। दूसरी बात, इस वजह से आपको सवाल पूछने को प्रोत्साहित करना है। तीसरी बात, सवाल जवाब के दौरान सबसे महत्वपूर्ण आपका लिसनिंग और लिसनिंग पोस्चर है, उसमें किसी किस्म की अवमानना नहीं होनी चाहिए। चौथी बात, अच्छी तरह से सवाल सुनने के बाद एक छोटा सा विराम अपने उत्तर को स्ट्रक्चर करने के लिए लेना है। उत्तर सामान्यतः 2 या 3 पॉइंट्स में खत्म होना चाहिए, संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। और अंततः आपको अपने ऑडियंस की रिस्पेक्ट करनी है, उसकी सांस्कृतिक विशिष्टता की रिस्पेक्ट करनी है, और इस तरीके से इस सवाल जवाब के सत्र को आगे लेके जाना है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको समझना है कि आप किसी शत्रुतापूर्ण स्थिति में नहीं हैं, कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको भी किसी को खारिज नहीं करना है, आपको उसकी समझ का सम्मान करना है। इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किन किन बिंदुओं के आधार पर आप किसी भी पब्लिक स्पीकिंग में क्वेश्चन आंसर्स को एड्रेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, वास्तविक स्थिति यह है कि जब आपसे सवाल जवाब किए जा रहे होते हैं तो प्रश्नकर्ता आपसे भिन्न संस्कृति का व्यक्ति हो सकता है, भिन्न जेंडर का हो सकता है, भिन्न अन्य सामाजिक स्थितियों का हो सकता है, उम्र अलग हो सकती है, उसकी शिक्षा अलग हो सकती है, और इसलिए आपको इस भिन्नता की इज्जत करनी। मैं 50-52 साल का व्यक्ति हूं, मेरे पास विश्वविद्यालय की कई सारी डिग्रियां हैं, 20 साल पढ़ाने का अनुभव है। अब अगर एक फर्स्ट या सेकंड ईयर की बच्ची मुझसे कोई सवाल पूछती है तो क्या मैं ये मानूं कि उसके पास भी वही अनुभव, वही क्षमता, वही समझ होनी चाहिए जो मेरे वक्तव्य में मैंने कही? अगर मैं ये मांग रख रहा हूं इस 18 साल 17 साल की बच्ची से, तो ये मेरा दम्भ है, यह इस वक्तव्य की सफलता नहीं है कि मेरे पास ऐसी कोई 4 बातें थीं जो उसके पास नहीं थी। तो स्वाभाविक है ऐसा होना। सवाल है कि मैं उसके प्रश्न का सम्मान कर पाया या नहीं, और उस प्रश्न का इस्तेमाल अपने वक्तव्य में जो बिंदु छूट गया था उसे आगे रखने के लिए कर पाया या नहीं। तो भयभीत नहीं होना है, लेकिन अपने श्रोताओं का सम्मान करना है। यह वह बिंदु था
जिसे आपको अपने इस पक्ष में शामिल करना है, जो है क्वेश्चन आंसर्स का। थैंक यू।